नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट नीलू व्यास और आज हम हैं आगरा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर 58 विधानसभा सीट्स पर इलेक्शन होने जा रहा है 10 फरवरी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण बन रहे हैं और समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो कितनी तेजी से इस रीजन में आगे बढ़ रहा है, आज इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी मौजूद हैं। जयंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जयंत, मेरा जो पहला सवाल है कि जो लोग 2014, 2017, 2019 ये तीनों इलेक्शंस को अगर आप देखें और वो अगर बीजेपी को वोट कर रहे थे, तो आज ऐसी क्या चीज़ बदली है जिसकी वजह से आज एसपी और आरएलडी के गठबंधन को लोग वोट डालेंगे? हर चुनाव अलग होता है। बहुत बड़ा मैंडेट बीजेपी को लोगों ने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रचंड बहुमत यूपी में है और वैसे ही बहुमत उनके पास केंद्र में है। लेकिन हर चुनाव में एक अवसर होता है कि जनता दोबारा सोचती है, विचार करती है, अपने अनुभवों को याद करती है, 5 साल का हिसाब लेती है। अगर हम यूपी में देखेंगे कि हमारा दावा हम क्यों कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है, इसलिए कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने नौकरी के लिए बात कही थी कि 90 दिन में सारी जो भर्तियां हैं, जितनी वैकेंसीज़ हैं, हम उनको फिल कर देंगे, रिक्त पदों को भरने का काम करेंगे। कुछ नहीं हुआ। ठेका प्रथा को उन्होंने बढ़ाया है। अब केंद्र की नौकरी में आप देखेंगे तो 40-40, 50-50% जो बैकवर्ड और अनुसूचित जात के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। आर्मी की भर्ती जो है 3 साल से हुई नहीं है। हमारे क्षेत्र के बच्चे आप देखें गांव में दौड़ रहे हैं, सुबह दौड़ लगा रहे हैं, तो वो चाहते हैं पैरा में, आर्मी में, पुलिस में भर्ती हो जाए और वो हो नहीं पा रही संयमित तरीके से। किसानों के प्रति उन्होंने जो भी वादे किए वो पूरे नहीं हुए। बहुत एक बड़ी तंगी है जो सब लोग महसूस कर रहे हैं गांव में। बट मेरा जो एक सवाल है कि इस समय जो एक बेसिक अंडर करंट लोगों को दिख रहा है, और बहुत ऑनेस्टली आपसे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये सारे मुद्दे पिछले चुनाव में भी थे। बेरोजगारी भी थी। बीजेपी ये कह रही थी कि देखिए हम अच्छे दिन लेकर आ रहे हैं 2014 से। आज लोगों को ऐसा क्या लग रहा है? क्या बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से लोगों में इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट है? पिछला चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं था। उसके पहले एक बड़ा इवेंट प्लान किया गया था। अगर नोटबंदी नहीं होती, मेरा मानना है इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को नहीं मिलता। अच्छा। और बिल्कुल चुनाव के पूर्व संध्या पे इस तरह का फैसला केंद्र सरकार ने लिया और लोगों ने सोचा कि इससे एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। भ्रष्टाचार से लोग नाराज़ हैं, तंग हैं, क्योंकि वो गरीब पे टैक्स होता है, एक तरह का गरीब से ही वसूला जाता वो पैसा है। और गरीब आदमी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम बराबरी की तरफ चल रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। उसी नोटबंदी ने और जो फॉर्मलाइजेशन हो रही है इकोनॉमी की, जो केंद्रीकरण हो रहा है, जिस तरह से एक कॉरपोरेट के 5% क्रीम के लिए सरकार काम कर रही है। बजट में आप देख रहे हैं कॉरपोरेट टैक्स घटाया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो उस ओर हम चल रहे हैं। उसका ये प्रभाव पड़ा कि असंगठित क्षेत्र में जो छोटे छोटे काम थे, जो छोटे व्यापारी थे, उनकी परेशानियाँ 10 गुना बढ़ चुकी हैं पिछले सालों में। और इसलिए बेरोजगारी शायद इतनी बड़ी समस्या 5 साल पहले नहीं थी जितनी आज है। और ये आंकड़े भी बता रहे हैं, सीएमआई का डेटा भी आप देखेंगे। तो आपके हिसाब से अगर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं खासकर बात कर रही हूँ, उसके बाद फिर पूरे यूपी की बात करूंगी, कि आज जो यूपी का वोटर है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को वोट ना देके एसपी और आरएलडी के गठबंधन को वोट देगा, वो उम्मीद कर सकता है, हमसे उम्मीद कर सकता है। वो योगी जी के राज में जब उन्होंने कोई सवाल किए, कोई मांग उठाई, उन पर लाठियां चलाई गई। योगी जी तो धमकाते हैं, वो तो ऐसे ऐसे उंगली चला के बोलते हैं। लखनऊ जब कोई गया तो उन पर लाठियां चलाई गई। शिक्षक भर्ती को लेकर मांग हुई, लाठी चलाई गई। पुलिस भर्तियां लंबित चल रही हैं, अगर कोई उस पर सवाल करेगा तो लाठियां चलेंगी। तो वो उनके गवर्नेंस का एक स्टाइल, एक तरीका है। नहीं, लेकिन जिस तरीके हम लोग ऐसा नहीं करने वाले उनके। बट जयंत, जिस तरीके की उम्मीदें लोगों को अब आपसे बन रही हैं, आपकी सरकार अगर बनेगी तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप उनको कोई इंस्टेंट सोल्यूशन दीजिए। क्या अगर आपकी सरकार बन जाएगी, क्या आप इस पोजीशन में होंगे कि हमारा जो पहला कैबिनेट का मीटिंग होगा उसमें हम इतनी नौकरियां लोगों को ऑफर कर देंगे और तुरंत लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी? क्या वो जादू की छड़ी एसपी और आरएलडी के पास है? नहीं, जादू की छड़ी किसके पास नहीं है।
लेकिन कम से कम जब हम पे इतना दबाव है और लोग हमसे कोई चीज़ सुनना चाहते हैं, तब भी अगर हम बहुत तोल मोल कर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ईमानदारी से बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ेगा, रोड मैप तैयार होना होगा, और प्राइवेट सेक्टर के बिना, प्राइवेट सेक्टर को आप जब उनकी भागीदारी अगर हम नहीं बना पाएंगे और उनको हम मोटिवेट नहीं करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में आके निवेश करें, नौकरी नहीं मिलने वाली। सरकारी भर्तियां तो सीमित एक क्षेत्र है, उसे आप सही समय पर करें, जो हमने वादा किया है कि सही समय पे उचित तरीके से, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से वो सारी भर्तियां होंगी। लेकिन जो बातें आप लोग कह रहे हैं, यही बातें बीजेपी की सरकार ने कही थी। मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, अभी 3-4 दिन पहले योगी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड निकाला था और कहा कि देखिए हमने तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी दर है, कितना घटा दिया है। 18% 2017 के पहले था और अब 3% हो गया है। और जो पर व्यक्ति जो आय है वो भी बढ़ गई है, 45,000 से 94,000 हो गई है। तो इस तरीके के दावे जो योगी जी कर रहे हैं, तो कैसे जनता समझेगी कैसे कि उस दावे में क्या तथ्य है और जो आपका गठबंधन जो दावे कर रहा है उसमें कितना तथ्य है? आज वोटर ही कैसे समझेगा? योगी जी तो कुछ पढ़ते नहीं है और वो समझ भी नहीं पाते इन बातों को। सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार के आंकड़ों को आप देखो, नहीं सच्चाई है, 3 सबसे गरीब राज्यों में यूपी की गिनती है। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो आज दूसरे नंबर पे उसकी इकोनॉमी। कहाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट ही देख लीजिए, रिपोर्ट को पढ़ते नहीं है, उनको नहीं पता। जैसे आप, उदाहरण आपको दे रहा हूँ, 80-20 कह रहे हैं कि 20% लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो विकास नहीं चाहते, जो अवरोधक बन जाते हैं, जो दंगा पसंद करते हैं, जो कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। तो मतलब 5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग हैं, तो फिर उन 5 करोड़ लोगों का आप क्या करेंगे योगी जी? तो बस ऐसे फेंक रहे हैं, हवा में चीज़ों को फेंक रहे हैं और उसके पीछे कोई उनका कोई अध्ययन या विचार नहीं है। ये एक स्लोगन लेके चलते हैं, बीजेपी का स्टाइल है स्लोगन देना, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सब जुमले हैं। आय दुगनी हुई क्या किसानों की? अब 2022 आ चुकी है। तो जिसको पता है, किसानों को पता है, जिसको मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें मालूम है कि उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन जब आप लोगों के बीच में समय जा रहे हैं, क्या आप लोगों को बीजेपी की ये हकीकत एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या बीजेपी को बेनकाब आप उस तरीके से कर पा रहे हैं? करने की जरूरत नहीं, हम नेगेटिव कैंपेनिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, हम तो इनकी आलोचना भी नहीं कर रहे, हम अपनी बात कह रहे हैं। और जब मैं और अखिलेश जी साथ जा रहे हैं, एक पॉजिटिव केमिस्ट्री को लेकर हम चल रहे हैं। हमें परिवर्तन लाना है, हमें एक नई दिशा देनी है, और ताकि जो एक तरक्की के जो सपने लोगों ने देखे हैं उनको हम पढ़ दे सकें। आपको लगता है कि मीडिया आपके साथ है? एक बहुत ऑनेस्ट सवाल मैं आपसे कर रही हूं। आज शायद कुछ तबका ज़्यादा साथ है जो पहले नहीं था। तो जब मीडिया, आपने कहा कि ज़्यादा तबका अब आपके साथ है, पहले नहीं था, तो जो मीडिया का जो सीन है, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया उस तरीके से आपके गठबंधन को शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है, या थोड़ा तबका कर रहा होगा, उसको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इस गठबंधन की क्या ताकत है। तो ऐसे में जो प्रचार है, जो प्रसार है आपके गठबंधन का, उस एक्सटेंट तक आप लेकर जा पा रहे हैं लोगों के बीच में जैसा आप सोच रहे थे? चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ एक ट्रेडिशनल मीडिया का हिस्सा है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनैतिक दबाव है, या खुद उस तरह से वो सोचते हैं जो उनके मालिक हैं, उस कारण से उस कहानी को वो ट्विस्ट करते हैं। हमें भी दिखाते हैं, लेकिन हमें दिखाने के पहले और दिखाने के बाद जिस तरह का एक वो नैरेटिव बना देते हैं कि वो देखने वाले व्यक्ति पे उसकी छाप क्या चली जाए, वो उस पर वो काबू रखना चाहते हैं। उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि 80-20 वाली बात पे कई चैनल ने दिखाया, इंटरव्यू हो रहा है उनका, योगी जी बैठ के कह रहे हैं, किसी भी रिपोर्टर ने उनसे ये नहीं पूछा जो मैंने कहा कि 5 करोड़ लोग क्या इस प्रदेश के क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, आप उनका क्या करोगे? कोई नहीं पूछ रहा। वो फॉलो अप क्वेश्चन कोई करना नहीं चाहता। नहीं, वो पूछ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपने सही कहा कि दबाव है। जाट मैं तो नहीं कहता उन बातों को। आप बीजेपी से पूछिए कि आप कास्टिस्ट पार्टी क्यों हैं? जो बीजेपी के बड़े नेता ये दावा करते हैं कि क्षेत्रीय दल हैं, ये जाति आधारित, परिवार आधारित पार्टियां हैं। बीजेपी क्या है? बीजेपी तो आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आप परिवारवादी हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, हम जातिवादी हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने किताब लिखी थी जातिवादी कौन, उस समय भी उनको जाट लीडर बनाया जाता था। आज भी हम लोगों पे वही टैग यही वही लोग लगा रहे हैं। और कोई भी सवाल ये फॉलो अप बीजेपी के नेता को बैठा के नहीं पूछता कि आप जाट 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 क्यों कह रहे हो, आप क्या जातिवादी व्यवस्था में विश्वास करते हो, वर्ण व्यवस्था को बना के रखना चाहते हो, या उससे छुटकारा दिलाना चाहते हो? आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है।
आपको याद होगा अजीत सिंह जी जब थे, हम लोग उनसे भी मिलते थे जिस समय वो केंद्रीय मंत्री थे। मजगर एक वोट बैंक को की बात की जाती थी, मुस्लिम, अहिर, दलित। आज उस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए क्या राजनीति आपका गठबंधन कर रहा है, या आप कुछ बहुत ही एक अलग फॉर्मूला लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं? नहीं, फॉर्मूला कुछ हद तक उसके इर्द गिर्द है, लेकिन हम एक फॉर्मूला में किसी को बाहर छोड़ दें या किसी का ख्याल ना रखें, उस तरह की नीति के साथ काम नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसमें आप विश्वास नहीं करते? मैं नहीं रखता, और साथ ही इसमें अपर कास्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। एंड इस समीकरण में भी अगर आप हमारे टिकट्स को देखेंगे तो उनको भी हमने भागीदारी दी है। तो अगर हमें सच्चा सामाजिक न्याय जो इन्विजन किया गया है संविधान के रचयिताओं द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर जी, क्योंकि हम आगरा में बैठे हैं तो उनका एक विशेष महत्व उसमें इस क्षेत्र में रहा है। अगर उसको हम अपने दिलो दिमाग में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, और यही हमारे राजनीतिक समीकरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस चुनाव में। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक जाट बेल्ट माना जाता है, और सब जानते हैं कि जाटों का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत डोमिनेंट वोट है। आउट ऑफ 58 सीट्स देयर आर 25 to almost 30 सीट्स वेयर जाट्स हैव डोमिनेंस, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दैट. Numbers are there. Numbers are there. But what do you think has given a fillip this time to SP and RLD? Is it because of the farmers' agitation? बिल्कुल, that is one of the factors that is forced people. And that's to also think. one of the factors why your party is seen in a revival mode? Yes, because we were the first ones and perhaps the only ones who were with the farmers, and not just in studios, not just by giving a statement on Twitter. We were on ground, and when we realized कि किसान संगठन, किसान मोर्चा, SKM नहीं चाह रहा था कि राजनीतिक लोग मंच पे आए, तो हम मंच पे नहीं गए, हमने अपने मंच बनाए। RLD ने अकेली हमारी पार्टी है जिसने किसान पंचायतों का आयोजन किया, देश में और किसी दल ने नहीं किया है। हमने अपने लोगों को मोबिलाइज किया, हमने पूर्वांचल तक में कार्यक्रम किए। जब उन्होंने कहा कि ये सीमित क्षेत्र का आंदोलन है, ये जाटों का आंदोलन है, ये पश्चिम का आंदोलन है, तो हमने प्रयागराज में जाके आंदोलन किया, लखीमपुर के नेपाल बॉर्डर पे जाके हमने RLD ने ऑर्गेनाइज किया, और किसान आए। तो आई थिंक वो जो एक सारी चीज़ जो हुई है उसने सबको सोचने के लिए मजबूर किया, सबको झकझोर करके रख दिया कि हम लोग कहाँ हैं, आज हमारी सच्चाई क्या है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ऐसी क्यों बीत रही है हमारे साथ। 13 महीने हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को विचार किया कि हमने जिनको ताकत दी है आज वो हमारे बीच नहीं, हमारे साथ नहीं, उनकी कोई सहानुभूति संवेदना हमारे साथ नहीं। तो क्या सिर्फ किसानों का जो मुद्दा है आज वो इतना प्रबल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि बीजेपी का बिल्कुल सफाया हो जाएगा एक तरीके से? वो एक इशू है, और वो बड़ा इशू है। एग्रेरियन सोसाइटी अभी भी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सच्चाई ये भी है कि अगर हम किसानों के क्रय शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर और किसानों की बात करते हैं, बीजेपी ये कहती है कि वो मुजफ्फरनगर के दंगों की बात करती है कि देखिए जो दंगाई थे, तमंचावादी पार्टी, ये तमाम तरीके के जो विश्लेषण वो इस्तेमाल कर रही है कि तमंचावादी पार्टी है, ये आपका हित कभी नहीं सोच सकती है। आपको उस नैरेटिव को कैसे बड़ी व्यवहारिक सी बात करना चाह रहा हूँ। मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से एक परिवार का मुखिया बनाया, उनको जिम्मेदारी दी है, जो गाँव में कहते हैं पगड़ी पहनाई है उनको, और बड़े विश्वास के साथ और उम्मीद के साथ पहनाई वो पगड़ी। अगर आप घर के मुखिया हैं, परिवार के सबसे बड़े हैं, और आपके 2 बच्चे जो हैं लड़ रहे हैं, आप उनको अलग करोगे, उनका ध्यान बांटोगे, कहीं ना कहीं उनको अच्छे विचार कोशिश करोगे कि मतलब गले लगाएं, जो भी हैं आगे बढ़ें, भूल जाएं बातों को, या आप बार बार दोनों को याद कराओगे तुम लड़े थे, तुम लड़े थे, लड़ना है, दंगा है, लड़ाई है, यही बात है, यही भाषा है। तो इतनी जिम्मेदारी देने के बाद भी उन्हें खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा। उन्हें अपने वोट बैंक को बचा के रखना है, ध्रुवीकरण की भावना को जिंदा रखना, और कुछ नहीं। जो जाट वोट है, आपको नहीं लग रहा कि वो बट गया है इस समय बीजेपी और आपके गठबंधन के बीच में? क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने जाटों को अभी साधने की कोशिश की थी, उनको बुलाया, 250 लीडर्स परवेश वर्मा के घर पर मिले थे, और एक तरफ वो जाटों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको भी वो सिग्नल्स देते हैं कि भाई जयंत बाबू आपसे गलती हो गई, आप गलत जगह बैठ गए हो, आप बीजेपी में आ जाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली वोट का निर्णय भावनात्मक तो होता है, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है नेताओं के साथ, आप विश्वास करते हो, लेकिन जेब पे क्या हो रहा है, आपकी जो जीवनी पे, मतलब जो आर्थिक संकट हैं या जो भी चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं, वो बेसिकली इकोनॉमी पे आधारित होती हैं,
और सच्चाई है कि आपकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी जो पहचान है जाटों की भी, वो अपने किसानी और ज़मीन से जुड़ी हुई है। और कास्ट में भी है, वो भी किसान है, जाट भी वही है, तो वो भी तो ऐसा ही सोचेंगे। और अगर हम सिर्फ कास्ट की बात करें तो कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें बीजेपी ने पिछले सालों में कोई हल नहीं निकाला, कुछ नहीं दिया। हर चुनाव के पहले आप चंद लोगों को बुलाकर ये दिखावा करोगे कि हम जो है इस समाज के साथ हैं। समाज भी होशियार है। लेकिन जयंत, आप क्या एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट वोट बैंक है आज पूरी तरह से वो आपके साथ है? नहीं, और मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि वो समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे, और भी कम्युनिटीज़ का हमें सहयोग मिल रहा है। अमित शाह आपको बार बार प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कुछ बोलकर मीडिया में कि जयंत बाबू आपसे गलती हो गई है, आप गलत पार्टी में चले गए हो। आपको कभी टेम्पटेशन नहीं होती कि भाई बीजेपी की तरफ ही चले जाएं, हो सकता है आपका और ज़्यादा भला हो जाए? नहीं, उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। जो लखीमपुर की, उसे गलती कहो क्या कहो, और अभी भी मंत्री बने हैं टेनी जी। तो जिन इश्यूज़ को लेके मैं लगातार चल रहा हूँ, संघर्ष हम लोगों ने किया है, लाठियाँ मैंने खाई हैं, या तो वो मुद्दे बदल गए, कुछ हल उनका निकल गया, या मैं बदल गया। तो आप किसी भी सूरत में बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकते या बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं ज्वाइन करेंगे कभी भी? मैं क्या किसी लालच में सत्ता के खिलाफ चल रहा हूँ? सत्ता के खिलाफ चलना कठिन ही होता है, कौन पसंद करेगा? नहीं, आपने ये देखा होगा कि एक अंडरकरंट है। में मैं भी मिनिस्टर बन जाऊं, अमित शाह जी का न्योता स्वीकार कर लूं, बहुत आसान है मेरे लिए। मेरा क्या लालच हो सकता है कि मैं कठिन रास्ते पे अपहिल चल रहा हूं, और विपक्ष में हम लोग कितने सालों से, मैं 2 चुनाव खुद हार गया, फिर भी मेरी भाषा नहीं बदली है। तो फिर वो क्या मुझे प्रलोभन दे देंगे? क्या कौन सी मिठाई, ऐसे कौन सा पेड़ा खिला देंगे कि आज मेरा वो सब सोचने का तरीका और काम करने का तरीका बदल जाएगा? आप लोग का जो गठबंधन है, जिस तरीके से और जिस तेज़ी से आप ये दावे कर रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ आपके साथ है और आप लोग, बहुत सारे लोग अब आपके साथ चल रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं कन्विंस्ड हैं कि जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हो वो ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर आप भाषा देखें तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत गर्मी इनको चढ़ी हुई है, उनकी गर्मी हम 10 मार्च के बाद निकाल देंगे। तो जो ये इस तरीके की भाषा जो इस्तेमाल योगी जी कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? अब वो सर्दियों में भी उनको पसीना आ रहा है, इसलिए गर्मी 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 उनको लग रही होगी। सच्चाई ये है कि गर्मी आप कह रहे हो, मतलब ये तो डायलॉग बाजी है। हमारे यहाँ गर्म मिजाज के लोग हैं, और अगर नहीं होते तो किसान आंदोलन में इस तरह से सहयोग पश्चिम के किसान नहीं करते। लोग निकले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमारा एक जुड़ाव है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब आप जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं मुजफ्फरनगर और कैराना, मतलब उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को क्या वो मैप से हटा देना चाहते हैं क्या? वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं 2 जिलों को, जब वो कह रहे हैं कि 2 जिलों की गर्मी निकाल दूंगा? क्या बागपत का आदमी शामली ज़िले से नहीं जुड़ा हुआ, कैराना से नहीं जुड़ा हुआ, या मुजफ्फरनगर से नहीं जुड़ा हुआ, या मथुरा का आदमी जो है वो नहीं मानता कि वो हमारे लोग हैं? जब आप ये 20% में पूरे मुजफ्फरनगर और कैराना को जोड़ के चल रहे हैं मुख्यमंत्री, तो वहीं के लोग दिखा देंगे क्या होगा इनका। लेकिन कैराना में क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी बार बार कैराना का जो एक्सोडस का मुद्दा है वो उठाती है कि देखिए पलायन हुआ था और अब वो फैमिलीज वापस आ गई हैं, उस मुद्दे को बार बार बीजेपी घुमाने की कोशिश करती है। पता है ना कि देश में जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? कोई भी मिलियनेयर बन जाता है वो बाहर भाग रहा है आज, क्योंकि उसको अपनी जान पे खतरा है। उसे पता है कि सामाजिक क्रांति हो रही है। गरीब को बड़ा दबा दबा के लोग पैसा कमा रहे हैं, सरकार की मदद लेके पैसा कमा रहे हैं। उनको लग रहा है संकट है, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन क्रांति आएगी, चलो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाओ, बाहर चलो। वो भी तो पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है? असुरक्षा के कारण। उत्तर प्रदेश का नौजवान जब बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, असुरक्षा के कारण जा रहा है, उसको संभावना नहीं दिख रही उत्तर प्रदेश में रहते रहते। अपने गाँव को, घर को छोड़ने की इच्छा उसकी शायद नहीं है, बट उसे करना पड़ता है। और पूरे लेबर मार्केट को आप देखेंगे, बिहार का आदमी, कर्नाटक का आदमी आपको पूरे देश और दुनिया में मिल जाएगा, आंध्रा का आदमी पूरी दुनिया में मिल जाएगा। तो लोग अपनी संभावनाओं को देखते हुए काम करते हैं। ऐसा कहना कि वहाँ इतनी गुंडागर्दी थी और लोग भाग भाग के जाते थे और वो वापस आके वहीं रह रहे हैं और बड़े खुश हैं और उनकी आय दुगनी हो गई, मुझे लगता है योगी जी कहते हैं मैं सोता नहीं, मुझे तो लगता है वो जागते जागते सो रहे हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड है जो कैंडिडेट्स का, अभी मैं एक एडीआर की रिपोर्ट देख रही थी तो उसमें ये था कि देखिए ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, आपकी पार्टी हो। नहीं, वी हैव गिवन द लीस्ट टिकट्स। एंड सवाल ये कि एडीआर की रिपोर्ट में कोई सामान्य अपराध भी होता है, जैसे आप
ये बड़ी आसान सी धारा लग जाती है कि आप सरकारी कर्मचारी में आप जो है बाधा बन रहे हो। अगर आप कभी धरना देंगे तो तुरंत अगर उस धरने को दबाने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से, अगर योगी जैसे लोग बैठ जाएं सत्ता में, तो आप पे वो धाराएं लग जाएंगी। तो अगर किसी व्यक्ति पे उस तरह की धारा लगी है, और ये अल्टीमेटली जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, जल्दी से इनकी सुनवाई हो, निपटारण हो, ताकि जो बेदाग लोग हैं वो कम से कम व्यवस्था का हिस्सा बने रहें। आपने धाराएं की बात की, आप के और अखिलेश जी के का जो पूरा काफिला चल रहा था उसके खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और उस पर केस भी दर्ज हो गया है। देखिए, लोग जानते हैं, लोगों ने तस्वीरें देखी हैं, मैं आखिरी व्यक्ति होता हूँ अपना मास्क उतारने वाला, और हम लोग बस के ऊपर खड़े हैं। और हम क्या करें कि जब बस हमने कार्यक्रम ख़त्म कर लिया और हम दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं और सड़कों पे इतना उत्साह लोगों में है, लोग आ रहे हैं, तो उसमें आप ये खुद ही सोचिए कि इसमें दोष किसका है। लेकिन अमित शाह ये कहते तो हैं प्रशासन का काम होता है। जब अमित शाह चलते हैं, कैराना में जैसे भी गए थे जब वो तो थूक लगा लगा के दे रहे हैं। उनका थूक अमृत है क्या? वो क्या है? नहीं, लेकिन अमित शाह कहते हैं कि उनके पीछे भी देखिए कितना उत्साह है। तो किसके उत्साह को इस समय वोटर माने? आपके गठबंधन का उत्साह देखे या अमित शाह के पीछे का या मोदी जी के पीछे का उत्साह? लोग जानते हैं कि जिस तरह के कोविड के अभी नियम चल रहे हैं, रैलियों पे प्रतिबंध है, हो सकता है जब पश्चिम का चुनाव हो जाए वो प्रतिबंध हट जाएंगे, और वहीं से संकेत लोग ले सकते हैं कि कारण क्या थे। कोविड भी था कारण, लेकिन कुछ ना कुछ, जिस तरह की हमारी सभाएं हो रही थी, लोग अपने साधन से आ रहे थे, और जितनी हमारी तैयारी थी 10 गुना ज़्यादा लोग आ रहे थे। आपके बारे में ये कहा जाता है और अमित शाह अक्सर ये बात कहते हैं कि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो आपको और आपकी पार्टी को अलग कर देंगे, आजम खान जी आके बैठ जाएंगे। तो ये इन सब बातों का आप पे प्रभाव नहीं पड़ता? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दिमाग में धारणा बैठ ही जाती है, कहीं ऐसा ना हो ये बातें सच हो जाए? ये डर कभी नहीं सताता आपको? नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी नतीजा आएगा मुझे तो यही करना है, और हम लोगों ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। रोज़ जो है ये रिश्ते ऐसे तोड़े नहीं जाते, और रिश्ते भी बहुत पुराने हैं हमारे। पिछला चुनाव भी हम लोग इन्हीं के साथ लड़े थे, तो तब हारने के बाद भी नहीं बदले, तो अब जब जीत रहे हैं तो बदलने का सवाल कहाँ से है? कितने आश्वस्त हैं कि बिल्कुल आपका गठबंधन जीतने वाला है? परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, कितना कोई परसेंट फायदा आपको नहीं लगता मेरे है? परसेंटेज देने का। ओके। चुनाव के पहले मैं कोई आंकड़ा ऐसे हवा में फेंक दूं, अगर 300, 300, 350 कह रही है भाजपा, तो फिर उनको इतनी चिंता क्यों है? वो मेरी क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है वो तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल टूटने वाला नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कल हमने देखा था जिस तरीके से कृष्णा पटेल की पार्टी थोड़ा सा अलग हो गई है, उन्होंने अपनी सीटें वापस कर दी थी, तो क्या कोई दरार आ गई है इस समय गठबंधन में? सभी पार्टियों पे दबाव होता है। मुझ पे भी बहुत दबाव था, अखिलेश जी पे भी दबाव रहा होगा सीट देने में, कौन सी सीट दी जाए। हमारे यहाँ भी बहुत लोग तैयारी कर रहे थे। मैं भी बैठ के दावा कर सकता हूँ कि हमें जितनी सीट मिली उससे दुगनी मिलनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी तस्वीर को देख के हम सबको अपने स्वार्थ और छोटे हितों को भूलकर फैसले बड़े लेने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी पार्टीज़ के साथ अभी चल रही है बात, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, और वो भी एक बड़ा दिल रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके एक नेता हैं जिनको कि अमित शाह ने बुलाया और कहा कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपको मैं हेमा मालिनी बना दूंगा। हालांकि बहुत सेक्सिस्ट कमेंट है, मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आई एम टेम्प्टेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि मैं आपको हेमा मालिनी बना दूंगा। सेक्सिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर सेक्सिस्ट हो तो मुझे बुरा लगेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें हेमा मालिनी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब नहीं दिया। इट्स नॉट कि वो महिला है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बिकॉज वहाँ की सांसद है। मथुरा में ये बात कही गई, वो वहाँ से सांसद है, तो सांसद कहने के बजाय हेमा मालिनी शब्द का प्रयोग हुआ और कुछ नहीं। और मैं उनके सामने चुनाव हारा हूं, तब भी आपने नहीं सुना होगा कि मैंने उनके खिलाफ कभी कोई बयान दिया। लेकिन आप 100% ये श्योर हैं कि आप कभी भी बीजेपी में किसी भी सूरत में आप बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे? बीजेपी दंगे की बात करना खत्म करेगी, हिंदू मुस्लिम कराना खत्म करेगी, और किसानों को पहली प्राथमिकता देगी, ये आप उनसे पूछिए। मुझसे क्यों सवाल पूछा जाता है? वो उन्हीं के लिए असंभव है, तो मेरे लिए कहाँ से संभव हो जाएगा?
लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा ये बोला जाता है और गठबंधन के लिए भी ये बोला जा रहा है कि हमेशा मुस्लिम्स को अपीज करते हैं, हिंदुओं का वोट बैंक की ध्यान नहीं रखा जाता। तो मेरा जो सवाल आपसे है कि ये जो एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है वो क्या आज इन सेक्लूडेड वोट बैंक्स को देख रहा है या एक गरीबी के आधार पर कि एक गरीब जनता की क्या नीड्स हैं उसके आधार पर आज वोट मांग रहा है? योगी जी का एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो जो वस्त्र पहनते हैं और कि वो हिंदू हैं, इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मतलब वो कितने लायक हैं जिस पद के पे वो आज विराजमान है, यही उनका क्वालिफिकेशन है कि वो हिंदू हैं। ये वोटर्स को सोचना चाहिए। और अगर वही क्वालिफिकेशन है तो हम लोग भी हैं। मैं तो आर्य समाजी हूँ, चौधरी चरण सिंह बड़े कट्टर आर्य समाजी थे। तो लेकिन सवाल ये है कि सत्ता में कौन लोग, उनके अंदर जो क्या गुण होने चाहिए कि वो सत्ता उनको मिले, यही तो चुनाव, अब यही तो फैसला मतदाताओं को करना है। मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार छोटा चश्मा पहन सकती है। बड़ा दिल रखना होता है, सबके काम करने चाहिए। देश में संविधान है, देश में रूल ऑफ लॉ है, देश में नॉर्म्स हैं जिनके आपको अबाइड करना चाहिए। इसलिए ये 80-20 की बात भी बिल्कुल फालतू बात है। 100% जनता के लिए योगी जी जिम्मेदार हैं। मेरे लास्ट के अब 2 सवाल हैं आपसे। मोदी जी का जो फैक्टर है, हमेशा ये कहा जाता है कि चुनाव चाहे जिस भी स्पीड से चल रहा हो, मोदी जी के कूदने के बाद वो चुनाव एक अजीब सी गति पकड़ लेता है। और तो मोदी फैक्टर आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना डोमिनेंट है? आपको लगता है कि लोग अभी भी कहते हैं मोदी जी की लोकप्रियता तो बहुत है, तो उस लोकप्रियता में आपको लग रहा है कि कोई कमी आई है या जो पहले से थी कि मोदी है तो मुमकिन है, वो चीज़ आज भी बनी हुई है? ये डबल इंजन सरकार और मोदी फैक्टर की जो बात करते हैं उनसे पूछना चाहिए, डबल इंजन सरकार का लाभ यूपी की जनता को क्या मिला है? और जो भाजपा शासित राज्य नहीं है उन वहाँ जनता का क्या गुना है? तो ये तो कोई फैक्टर नहीं। अब तो ये राज्य का सवाल है, यूपी का सवाल है। आपको विधायक का चुनाव करना है, आपको ये सोचना है मुख्यमंत्री आप किसको बनाना चाहते हो, किस पार्टी को ताकत देना चाहते हो। केंद्र सरकार का कोई विषय ही नहीं है इसमें। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी का फैक्टर बिल्कुल भी डोमिनेंट नहीं है और जो आपका गठबंधन है उसी के अकॉर्डिंगली अब लोग चलेंगे। और जो आप कह रहे हो, उन्होंने, आपने नोट किया होगा, एक शुरुआत की थी, हर दूसरे दिन यूपी आ रहे थे कुछ ना कुछ उद्घाटन, और चर्चा ही हो रही थी कहीं नाली खड़ंजा भी बनेगा तो शायद प्रधानमंत्री आ सकते हैं। लेकिन तुरंत उन्होंने ब्रेक लगा दिया। पिछले 10 दिन से एक वैक्यूम सा था जो उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। अब फिर उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए। क्यों ऐसा क्यों हुआ आपको लगता है? ये तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट 2-3 फेज का जो चुनाव पश्चिम से शुरुआत हो रही है, उन्हें कुछ संकेत गड़बड़ मिल रहे हैं। ओके, तो उनको लग रहा है कि अब हार का ठीकरा योगी जी पे ही फोड़ना ज्यादा बेटर है। मैं नहीं कह सकता, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। चलिए, आपने जो इतना कॉन्फिडेंट इंटरव्यू दिया है और आपको लग भी रहा है कि हो सकता है कि अगर सबका आशीर्वाद रहेगा तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की सरकार बनेगी, तो क्या मैं भावी उप मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ उस समय? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, ना हमने कोई ऐसा दावा किया। लेकिन लेकिन आप दावेदारी में होंगे। नहीं, सार्वजनिक जीवन में इससे जिम्मेदारी से बचा नहीं जाता, और जो भी फैसला होगा जनता के हित में हम लेंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट जयंत, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।